नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स के लिए जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम अभी तक का कितने लगभग 17 भागों को देख रहे हैं। आज ये 18वां भाग है और यह सभी हमारी एक प्लेलिस्ट है 3000 प्रश्नों की श्रृंखला, उसमें ये उपलब्ध है। हम लोग इसमें जीएस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से भी आए हों, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपरों को भी सॉल्व करेंगे और जो अन्य जो है क्वेश्चन संभावित प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपने अगले और पहले आज के प्रश्न को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यही हमारा आज जो लास्ट वीडियो उसका अंतिम प्रश्न था। गुप्त उष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब विकल्प आपका है, जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त उष्मा को अवशोषित कर लेता है, इससे पदार्थ में तापमान में परिवर्तन होता है। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। अब इसका सही आंसर क्या था, तो इसका जो सही आंसर है ये बी आंसर सही है, केवल 2 सही है। मतलब इस 2 गलत, फैक्ट के रूप में 2 गलत है, लेकिन जो आपको फिल करना है वो आपको बी फिल करना है, क्योंकि इसमें नहीं ही पूछा गया। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला 76 नंबर प्रश्न, यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। पहला बिंदु है, इसमें एक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। दूसरा बिंदु है, यह या तो अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे हो सकती हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। विकल्प आपके क्या है, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2, या फिर 1 और 2 दोनों। तो इसका सही क्या है, देखिए इस पर अब हम लोग विचार करते हैं। यांत्रिक तरंगों के बारे में बात किया जा रहा है, तो यांत्रिक तरंगों में जैसे क्या है, इसमें एक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो कहीं ना कहीं जो यांत्रिक तरंग है, यह एक तरंग ऐसी होती है जिसमें जो पदार्थ होता है उसमें दोलन या उत्पन्न होने से एक माध्यम में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। जो माध्यम है उसके मध्य में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो आपका ये विकल्प, ये बिंदु आपका सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पे, देखते हैं यह अनुप्रस्थ तरंगों या अनुदैर्ध्य तरंगे हो सकती हैं। तो भैया बिल्कुल यांत्रिक तरंगे जो हैं ये दोनों हो सकती हैं, तो इसीलिए आपका ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है। आपका विकल्प है गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे या फिर एक्स रे। तो आखिर किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही है ये आपका गामा किरण है। किस विद्युत चुंबकीय तरंगे की अधिकतम ऊर्जा होती है, तो गामा जो किरणें होती हैं इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है गामा तरंगों में। अगर बात कर लेते हैं तो क्या क्रम होगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका गामा तरंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा एक्सरे। इसके बाद की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, इसके बाद पराबैंगनी हो जाएगा। पराबैंगनी हो जाएगा। इसके बाद की बात करेंगे तो दृश्य प्रकाश हो जाएगा। इसके बाद इंफ्रारेड हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोवेव हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद रेडियो तरंगे हो जाएंगे। यह आपका बढ़ते से घटते क्रम में दिया गया। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होगी, गामा। इसके बाद किसमें, एक्सरे। अगर उल्टा बात करते हैं, सबसे कम किसमें होगी, तो रेडियो तरंगों में होगी। इसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। इस तरह से ये ऊर्जा का क्रम, ये बढ़ते क्रम में है और ये आपका घटते क्रम में है। तो आपको इस पूरे क्रम को याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है 78 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है, किसकी, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या ये दोनों विकल्प सही हैं या फिर गलत हैं, ये आपको बताना। तो देखिए, जो विद्युत है, विद्युत जनरेटर, ये कहीं ना कहीं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप सभी लोग गाँव में सुने होंगे जनरेटर शब्द का प्रयोग। जब लाइट चली जाती है तो लाइट को उत्पन्न करने के लिए जनरेटर चलाया जाता है, उसी को विद्युत जनरेटर कहा जाता है। तो आपका बिंदु 1 सही हो जाएगा। अगले बात करते हैं, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपका जो ये विकल्प है ये भी सही। विद्युत मोटर जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
तो आपके दोनों सही हो जाएंगे। सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है? अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है। विकल्प आपका है पारा, टंगस्टन, कैडमियम या फिर कार्बन। तो किस में नहीं किया जाता है? तो ये अतिचालकता। क्या है आखिर अतिचालकता? किसी प्रतिरोध के बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करने की किसी पदार्थ की क्षमता को अतिचालकता कहते हैं। और यह तब जब किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप, क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है, से नीचे ठंडा किया जाता है, तब ये अतिचालकता होती है। अब वो पदार्थ कौन से हैं जो अतिचालकता का गुण दर्शाते हैं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका भैया सही जो है ये डी विकल्प है, कार्बन का प्रयोग अतिचालकता के रूप में नहीं किया जाता है। इसके अलावा पारा हो गया, टंगस्टन हो गया, कैडमियम हो गया, या फिर यहाँ पे आप एल्युमिनियम को भी रख सकते हैं, एल्युमिनियम या स्टेनलेस और सीसा, इनको रख सकते हैं जो अतिचालकता सामग्री हैं। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला 80 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। फ्यूज वाले परिपथ में माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा को एक अधिकतम सीमा होती है। देखिए ये दोनों बिंदु दिए गए, इन दोनों पे हमें बात करनी है और देखना है कि आखिर इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। क्या उच्च होता है? अगर उच्च होगा तो क्या जब लाइट तेज हो जाएगी या कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये गल सकेगा, खत्म होगा? तो भैया ये निम्न होता है, ये उच्च नहीं होता है, ये निम्न होता है, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने की स्थिति में आपका फ्यूज जल जाए और फ्यूज वाला जो परिपथ है उसमें सुरक्षित रूप से धारा प्रवाहित की जा सके। और इसकी एक अधिकतम सीमा, वो भी क्यों? क्योंकि जो इसमें फ्यूज में तार प्रयोग किया गया उसकी जितनी सीमा होगी उतनी ही इसकी अधिकतम सीमा होगी। अगर उससे ज़्यादा लोड डाला जाएगा या कुछ भी किया जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो इसलिए इसका आपका पहला गलत हो जाएगा, सेकेंड आपका सही हो जाएगा, केवल बी आंसर आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 81 है, विद्युत चुम्बकों का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटरों में, चुंबकीय कंपास में, मोबाइल फ़ोन में, भारी वजन उठाने वाली क्रेनों में। तो आखिर किस में किया जाता है? तो बताइए किस में किया जाता है? तो ये भारी उठाने वाली जो क्रेनें होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर में आपका विद्युत चुंबक का नहीं बल्कि स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक नहीं, यहाँ पे स्थायी चुंबक होता है रेफ्रिजरेटर में। किसका? तो स्थायी चुंबक। और चुंबकीय कंपास की बात करते हैं तो इसमें भी स्थायी चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो स्थित रहता है और वही आपको दिशा बताता है, नॉर्थ और जो आपको दिखाता है। मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो इसमें तरंगों का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं जो अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? पहला विकल्प है एल्युमिनियम, लोहा, टंगस्टन या फिर तांबा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सी आंसर, जो टंगस्टन है ये एक तरह का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक की बात कर रहा है? तो कौन सा? देखिए जो भी पदार्थ अपने अंदर से उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ है वो उष्मा को अपने अंदर से गुजरने दे दे तो सुचालक होता है। जैसे कि क्या होगा? एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। और कहीं अगर वही ऐसे कोई पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से उष्मा को गुजरने ना देते हैं, वो आपके कुचालक होते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी का उष्मा कुचालक होता है, ये सब। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? टंगस्टन। टंगस्टन एक प्रकार का कुचालक है जिसमें उष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं हो सकता। चलते हैं, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा अगला 83 नंबर प्रश्न है, दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल है कुकुरमुत्ता, जीवाणु, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 का क्या सही आंसर होगा? तो इसका बी आंसर सही होगा, जीवाणु।
जो दही बनाना है ये लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। यह एक जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है और कहीं ना कहीं जो लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है और दही का जो स्वाद है वो खट्टा कर देता है। तो आपको याद क्या रखना है? ये आपको याद रखना, जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला 84 नंबर प्रश्न है, बल मापने का मानक इकाई क्या है? विकल्प आपका है मीटर, जूल, न्यूटन, न्यूटन मीटर। तो आखिर इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन। बल को मापने का जो एसआई मात्रक है ये क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है? आपका विकल्प है विश्राम अवस्था में, जब एक मंच पर रखा जाता है, गति, या शून्य गुरुत्वाकर्षण में। तो आपका 85 का क्या होगा? सही होगा सी, आपका सही हो जाएगा गति। जो गतिज ऊर्जा होती है वह गति में स्थिर होती है। तो आपको इसे याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? जो ट्रांसमीटर है इसका उद्देश्य क्या होता है? प्राप्त सिग्नल का संचालन, सिग्नलों को विद्युत रूप में परिवर्तित करना, सिग्नलों के शोर को कम करना, सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित कर देना। जो ट्रांसमीटर होता है इसका उपयोग क्या किया जाता है? तो इसका डी विकल्प का सही होगा। और ट्रांसमीटर का उद्देश्य होता है जो प्राप्त सूचनाएं हैं, सूचनाओं को एक उपयुक्त रूप में ट्रांसमिट कर देना या उसमें परिवर्तित कर देना। तो आपका डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त रूप में परिवर्तित कर देना, जिसमें हम लोग समझ सकें कि आखिर यह क्या रिसीव हो रहा है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला 87 नंबर प्रश्न है, पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भेड़ पालन से, भैंस पालन से, मत्स्य पालन से, या फिर मुर्गी पालन से। तो इसका सही आंसर आखिर क्या होगा? 87 का आपको बताना है। तो देखिए, भेड़ पालन, भैंस पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सभी कहीं ना कहीं आपके पशुपालन के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 आपका जो है ये सभी इसमें शामिल होते हैं। जैसे पशुपालन में भैंस का पालन और गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, जितने भी होते हैं पशुधन, इनकी देख रेख और प्रजनन कहीं ना कहीं शामिल होता है। और जो मनुष्य के लिए उपयोगी भी होता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है कहीं ना कहीं। और अगर इसमें बात करते हैं तो ये मुर्गी पालन और मछली पालन, इन दोनों तक का भी विस्तारित किया गया है। तो आपको अगर पूछता है तो ये भी आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला 88 नंबर प्रश्न है, बीटी टॉक्सिस का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो बेसिलस सुबटिलिस के द्वारा, कीटाणु एंथ्रोराइसिस के द्वारा, बैसिलस थर्मोफिलस के द्वारा, या बैसिलस थुरिंजिसिस के द्वारा। तो किसके द्वारा आखिर किया जाता है? तो इसका सही विकल्प आपका है डी विकल्प, बैसिलस थुरिंजिसिस के द्वारा किया जाता है। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन, कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है? विकल्प क्या आपके हैं? ई जीन, एफ जीन, टी डीएनए, और आपका क्या होगा? निफ जीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी विकल्प, निफ जीन। निफ जीन से पृथक किया जाता है। हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, ये हमारा आज का अंतिम, इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है। टमाटर को पकने में देरी का कारण क्या होता है? विकल्प आपका है उत्परिवर्तन, एंटीसेंस पीजी, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन, विषाक्त जीन। तो इसका सही आंसर बी विकल्प आपका एंटीसेंस पीजी जो जीन है, इसका मतलब क्या होता है? पॉलीगैलेकुटुरोनोज। क्या मैं लिख दे रहा हूं? पॉलीगैलेकुटुरोनेज, ये इसका नाम है। नामक एंजाइम होता है जो पेक्टिन के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, और कहीं ना कहीं इसके उत्पत्ति के कारण और इसके निर्माण में रोक हो जाती है। जब एंटीजेंस पीजी उत्पन्न होता है तो इसका निर्माण नहीं हो पाता, और पकने के लिए जिम्मेदार क्या होता है? ये जिम्मेदार होता है। तो आपका सही आंसर इसमें जो टिक करना है, ये आपका बी विकल्प टिक करना है।
तो दोस्तों आज के इस भाग में हम लोगों ने अपने कुछ प्रश्नों को देखा। हम लोग अपने अगले भाग को लेकर फिर से जल्द ही उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।